कैसे हैं आप लोग? मैं दुर्गे जायसवाल। आज हम लोग संविधान की अगली एपिसोड पढ़ेंगे। जहाँ तक इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था उसके आगे पढ़ेंगे। जैसा वीडियो के लिंक में जुड़ेगा अपने सभी साथियों को शेयर करके शेयर करना ना भूलिएगा। और आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं आज। और आज चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं और इसकी विशेष अध्ययन हम लोग करेंगे। तो जैसे ही आप जुड़ेगा अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलेगा। पहला काम आप शेयर करिएगा, उसके बाद ही कोई काम करिएगा। और सबसे बड़ी बात, कॉपी कलम लेकर बैठेगा, क्योंकि हम इसकी व्याख्यात्मक हल आपको बताएंगे, माने व्याख्या के साथ आपको हल कराएंगे। इसलिए इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि हम लोग इसके साथ जब व्याख्यात्मक हल करेंगे तो अन्य क्या क्या चीजें हम लोग को महत्वपूर्ण हो सकती है। पहला प्रश्न आपके सामने आया है, ध्यान से देखिएगा, लिखते भी चलेगा कि भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई। देखिए, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के अगर अधिकतम संख्या की बात करें तो कितनी है, कमेंट करके बताइएगा। वैसे हम आपको जवाब देंगे 500, 250, 525, 270, 537, 275, 545। सॉरी, तबीयत नहीं सही है। तो यहाँ पे कौन सही होगा? देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक दृष्टिकोण से चारों विकल्प सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है। तो जैसा कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, दोनों लोग को ये बातें पता है कि 543 जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं लोकसभा के लिए, प्लस 2 एग्लो इंडियन है, और कितने 7 इसमें अधिकतम बढ़ाकर 552 लोकसभा का अधिकतम है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 233 प्लस 12 मनोनीत किए जाते हैं, प्लस 5 अधिकतम, इस प्रकार 250 है। तो अगर लोकसभा और राज्यसभा की अधिकतम पद संख्या की बात किया जाए तो 552 प्लस 250 होता है, जैसा कि चारों विकल्प में ही नहीं है। मतलब एक बात यह स्पष्ट है कि चारों जो विकल्प आपके सामने हैं, इन चारों विकल्पों में ऐसा कोई विकल्प नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं है। उस दशा में क्या करेंगे आप बताइए? उस दशा में आप कौन सा विकल्प को सही करेंगे या कौन सा विकल्प सही माना जाएगा? इसमें से भी 543 में से भी 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, राज्यों से चुनकर आते हैं। उसके अलावा 13 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं, 13 में भी 7 अकेले दिल्ली से आते हैं और बाकी 6 केंद्र शासित प्रदेश से एक एक करके आते थे। इस प्रकार इसका उत्तर कोई भी सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको चौथा सही मान लेंगे, क्योंकि विकल्प के आधार पर ही उत्तर देना है। तो 545 और 250, जबकि यहाँ पे 552 और 250 होना चाहिए था। मैं आपको तोड़कर बता रहा हूँ, इस वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, आप टाइम गिनती करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। आपने कितना पढ़ा, कितना आपने गेन किया, कितनी वीडियो देखी, इस बात से आपको मतलब नहीं है। आपका मेन मोटो है सिलेक्शन लेना, मेन मोटो है कि इस परीक्षा से, इस वीडियो के माध्यम से आपको सिलेक्शन लेना। तो वीडियो चाहे जितनी लंबी हो वो मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है आपको सिलेक्शन कैसे मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संसद में आधिकारिक विपक्षी समूह के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? माने विपक्ष का दर्जा लेने के लिए किसी भी सरकार को कुल कितने मत होने चाहिए? तो जवाब दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। हम आपके कमेंट का प्रतीक्षा करेंगे, आपके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे कि विपक्ष में बैठने के लिए, उसे गणपूर्ति भी कहते हैं, कि यहाँ पे गणपूर्ति शब्द आ जाए तो कोरम पूरा करना से कहते हैं, फोरम पूरा करना, कोरम पूरा करना, तो दोनों शब्द एक बार दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, संसद में बैठने के लिए सीधा इसका है कि संसद की सदस्य संख्या का 1/10 कितना? 1/10 क्या होगा? ये 1/10 1/10 होगा। क्या होगा? ये 1/10 सदस्य होगा। माने राजनीतिक दल को विपक्ष में बैठने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 चाहिए। तब उसके बाद उसके दल का जो नेता होगा विपक्ष का नेता बनता है, वो लगभग कैबिनेट बराबर से पावर होती है। 1969 में श्री राम सुभग सिंह कांग्रेस को लोकसभा विपक्ष का नेता होने का श्रेय है। 1977 में इंदिरा गांधी के जसवंत राय बलवंत राय चौहान को लोकसभा में और कमला प्रदीप राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। एक बात और यहाँ पे जानेंगे, अभी एक तथ्य इसमें और आपको नया जुड़ेगा, आपकी जानकारी लिए बता दे, परीक्षा में तो नहीं पूछा जाएगा। कौन से ऐसी लोकसभा थी जिसमें विपक्ष भी गठबंधन से बना था? तो जवाब दीजिएगा कि कौन सी ऐसी लोकसभा थी जहां विपक्ष भी गठबंधन से बना था? विपक्ष भी गठबंधन से बन सकता है, क्योंकि उसका भी नेता होता है, उसे कैबिनेट बराबर
पावर प्राप्त होती है। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पर किसी प्रत्याशी की उम्र क्या होनी चाहिए। तो बताइएगा कि लोकसभा का चुनाव होने के लिए उसे कितने वर्ष का जो प्रत्याशी है वो कितने वर्ष का होना चाहिए। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। लोकसभा का अगर हम बात करते हैं, आवाज साफ आ रही है ना? आवाज तो साफ आ रही है ना कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी है? बताइए, अभी भी आप लोग गलत कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 25 वर्ष होती है। क्या होती है? 25 वर्ष। 18 वर्ष मतदाता की आयु होती है। 30 वर्ष राज्यसभा या विधान परिषद की होती है। लिख लीजिएगा, राज्यसभा विधान परिषद की न्यूनतम आयु 30 वर्ष, जबकि 25 वर्ष जो होती है वो विधानसभा या लोकसभा और 30 वर्ष विधान परिषद या राज्यसभा का सदस्य बनने की होती है। जबकि राज्यपाल 35, राष्ट्रपति 35। ठीक, राष्ट्रपति राज्यपाल 35, विधानसभा लोकसभा 25, विधान परिषद और राज्यसभा 30 वर्ष। ठीक, ये हो गया। हाँ, और ये 21 वर्ष क्या है? वो पंचायती राज व्यवस्था में इसको ऐड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। आगे आता है, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? यहां से आपको जानने योग्य बात है, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा, कुछ डेटा हम आपको लिखवाना चाहेंगे। यहाँ पे दिया है कि पूरे प्रदेश में अगर हम देखा जाए, पूरे भारत में, तो जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो सबसे ज्यादा जो है, लोकसभा की जो सदस्य संख्या है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के पास है। कितनी है? 80 सदस्य संख्या है। और राज्यसभा में इनके पास सबसे ज्यादा 31। माने उत्तर प्रदेश में विधानसभा में, लोकसभा में 80 सदस्य हैं और राज्यसभा के 31। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के अलावा लोकसभा में किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश तो 80 हो गया, मैंने बता दिया। ठीक, दूसरा महाराष्ट्र 48 है। महाराष्ट्र क्या है? MH लिख लीजिएगा, महाराष्ट्र 48। महाराष्ट्र कितना है? 48। फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल 42 लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए, महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, बिहार 40, बिहार 40। बस इससे ज्यादा नहीं लिखना आपको। तो दो पूछा है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल कहीं है? चलिए और देख लेते हैं इसका कौन सा होगा, इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। फिर बिहार के बाद तमिलनाडु 39 आता है, तमिलनाडु 39 आता है। इन विकल्प के आधार पर देखा जाए तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल मान इसका 2 होगा। ठीक है, किन इसमें से अगर विकल्प से देखा जाए तो बी होगा, विकल्प के आधार पर 2 होगा। फिर मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो 29 है, कर्नाटक में 28 है, गुजरात में 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, तेलंगाना 17। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? जब संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है उस समय, उस दशा में निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? बताइए। राज्यसभा का सदस्य अध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, कौन होगा? ये प्रधानमंत्री का, वह भी एक लोकसभा के सदस्य के बात ही होता है, उसके पास अलग से कोई पावर नहीं होती। खासकर संसद के अंदर अगर देखा जाए कि वो मंत्रियों का बस प्रधान होता है और मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो इसका ये तो होगा नहीं। लोकसभा का उपाध्यक्ष कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन बनता है कि जब संविधान का अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन संसद की जो संयुक्त अधिवेशन होती है, किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को होता है। किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष को होता है। अभी एक बात हम और सीखेंगे, जब दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन होती है उस समय जो सबसे ज्यादा लाभ होता है वो किसी एक व्यक्ति को मिलता है। किसको? उसको भी हम देखेंगे। अनुच्छेद 100 में यह उपबंध है कि अध्यक्ष किसी भी विषय में निर्णय देने के लिए अपना मत दे सकता है, अन्यथा उसे सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं है।
उसे सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया, सीख लिया। इसका विकल्प सी होगा, तीसरा होगा। आवाज साफ और वीडियो साफ चल रहा है ना? कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने भी लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर दोनों कर दिया जाएगा, सबसे पहला काम। आगे आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला का नाम बताइए। तो कौन ऐसी महिला है जो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष बनी? तो जवाब दीजिएगा। आवाज साफ आ रही है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? तो जवाब दीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित प्रथम महिला कौन है, नाम बताइएगा। इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग ऑनलाइन क्लास के लिए व्हाट्सएप किए तो इंतजार किया करिए व्हाट्सएप करने के बाद, क्योंकि ऑफिस में जो है वो रीड करेंगे तो आपको रिप्लाई तुरंत दे देंगे। उसके लिए 63606347 पर व्हाट्सएप करेंगे। ऑनलाइन क्लास नोट्स के संबंधी जानकारी प्राप्त हो जाएगी आपको। एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं सर मुझे क्लास की टाइमिंग नहीं पता चल पाती, तो टेलीग्राम पे जुड़ेगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस के, जुड़ेगा ई-लर्निंग दुर्गेश के साथ, वहां पे आपको सारी चीजें बता दी जाएगी। तो देखिए इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या। प्रतिभा सिंह पाटिल राष्ट्रपति रही है पहली, लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो मीरा कुमार होगा। वो क्या होगा? मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। वह 2009 से लेकर 2014 तक पद पर रही। इसके पूर्व मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में 2004 से 2009 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केंद्रीय मंत्रालय मंत्री के रूप में भी कार्यभार संभाला। तो 2009 से लेकर 14 तक मीरा कुमार क्या रही? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष रही। सरोजिनी नायडू के बारे में बताइए क्या है? यह पहली महिला क्या थी? राज्यपाल थी। और किसकी थी? दूसरी बात, विजय सिंह पंडित के बारे में बताइएगा। इन सभी के अपना अपना महत्व है। सभी चारों विकल्प किसी न किसी मामले में प्रथम है, किसी न किसी मामले में चारों अपने आप में क्या प्रथम है। तो आप बताइएगा किस मामले में कौन प्रथम स्थान अपना रखता है। और वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय कोष। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है? आइए इसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। राष्ट्रीय कोष जो होता है उसका अभिरक्षक विधानमंडल होता है। इस निधि में कितनी रकम हो यह विधानमंडल तय करता है। इसका क्या होगा? विधानमंडल। क्या होगा? विधानमंडल होगा। कोई दिक्कत आप लोग को? आवाज साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है, ऐसा नहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग जुड़ते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? नहीं पूछा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा इसमें एक संवैधानिक निकाय नहीं है। चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा? ये रटा रटा प्रश्न, इसे रट लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें क्या होगा? योजना आयोग। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी जितने हैं, चाहे चुनाव आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ये सभी एक संवैधानिक निकाय है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में योजना आयोग का उल्लेख नहीं है। मैंने संविधान के आर्टिकल्स की बात करें तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में योजना आयोग का कोई उल्लेख, कोई प्रावधान नहीं है। यह समवर्ती सूची की प्रविष्टि थी जिसमें आर्थिक और सामाजिक योजना जिसका लाभ उठाकर संघ 1950 में बिना कोई विधि बनाए केवल मंत्रिमंडल की संकल्प द्वारा योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक, जबकि 1 जनवरी 2015 से इसी का नाम बदल के, ठीक, 1 जनवरी 2015 का आयोग बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक, नीति का फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट करके आप हमें जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? बताइए।
जवाब दीजिएगा। ऐसे व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकते हैं? बताइए क्या होगा इसका विकल्प, क्या होगा? राज्यसभा का उपाध्यक्ष ऐसा कौन व्यक्ति है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बोल सकता है? देखिए ध्यान दीजिएगा, वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, माने कोई भी मंत्री यदि राज्यसभा के सदस्य हैं तो वे लोकसभा में बोलने का अधिकार उन्हें प्राप्त होता है, किंतु मतदान वो उसी सदन में कर सकते हैं जिस सदन के वो सदस्य हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे को बहुत सारे से प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा का सदस्य हैं। क्या राज्यसभा का जो सदस्य, कोई मंत्री से हाल ही में भी बहुत सारे से मंत्री हैं जो राज्यसभा का सदस्य हैं, तो जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में है, वे बैठ तो सकते हैं लोकसभा में, बोल सकते हैं, लेकिन जब उन्हें मतदान करना होता है तो सीधा सीधा अपने सदन में जाते हैं और राज्यसभा में जाते हैं। जबकि संविधान के अनुच्छेद 249 और 312 का राज्यसभा विशेष अधिकार है और राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो 2 वर्षों में 1/3 सदस्य को धीरे धीरे सेवानिवृत्त करती है। इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? चौथा या डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है? तो कमेंट करके बताइएगा कि भारत सरकार का विधि अधिकारी कौन होता है। आराम से जवाब दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है कि भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। मुख्य न्यायाधीश? ये तो होगा नहीं। विधि मंत्री, महान न्यायवादी? आपको उत्तर पता है, मुझे भी पता, आपको उत्तर पता है। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। जो भारत का महान न्यायवादी होता और भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता, केंद्र सरकार का। चलिए कॉपी कलम निकालिए, कुछ लिख लीजिएगा इसके बारे में। भारत का जो महान न्यायवादी होता है वो प्रथम विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने वाले की जो अर्हता रखता है, ऐसे व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त करता है। माने ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के नजर में हो जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश, जज बनने की योग्यता रखता, उसे वह भारत का महान न्यायवादी नियुक्त कर सकता है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। माने राष्ट्रपति के शपथ के बाद, राष्ट्रपति के बाद ही वो अपना पद धारण कर पाता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ता भी प्राप्त करता है। इस प्रकार महान न्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार की विधि संबंधित ऐसे विषयों पे सलाह दे, विधिक स्वरूप अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्देशित करे। अनुच्छेद 76 में, 88 में, 105 में इससे संबंधित भारत के जो महान न्यायवादी हैं इनसे संबंधित प्रमुख उपबंध किए गए हैं। इस प्रकार इसका जो विकल्प डी के साथ साथ हमने बहुत सारी चीजें देख ली, जैसे कि महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है, किस अनुच्छेद में है, उनका काम क्या होता है। तो हमने कई चीजें पढ़ ली। वर्तमान समय में भारत का मुख्य महान न्यायवादी कौन है? जवाब दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा। अगर आपको वास्तव में कुछ जिंदगी में करना है, क्योंकि केवल पढ़ने से नहीं होगा, इसका ये सही है, आपको उसके तह तक जाना, जड़ तक जाना होगा। आगे बढ़ते हैं। देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? के वेणुगोपाल सही जवाब। के वेणुगोपाल सही जवाब। आर्टिकल 76 था महान न्यायवादी का, 88, 105 उपखंड 4 में था। हाँ, वेणुगोपाल सही है।
बताइए देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? जवाब दीजिएगा। देखिए योजना समिति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या होगा? जवाब दीजिएगा, कमेंट करके बताइए, शेयर करिए सभी को, सभी लोगों तक पहुंचाइए। देखिए इसमें एक साफ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन होगा? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ये देश में पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, आगे अगला है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन सा? सिविल अधिकारी कौन सा? जवाब दीजिएगा। चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। इसका जवाब बहुत सारे लोगों ने दिया है और देना भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन गलत जवाब है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मंत्रिमंडल का सचिव। क्या होगा? मंत्रिमंडल का सचिव होगा। लिखिएगा, केंद्र सरकार का जो उच्चतम सिविल अधिकारी होता है वह मंत्रिमंडल सचिव होता है। वह क्या होता है? मंत्रिमंडल सचिव होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद का भी सचिव होता है। अगर वरीयता क्रम में इसका स्थान चौथा होता है। पहले पे कौन आता है? कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री, फिर संसदीय सचिव प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का भाग होते हैं। प्रधानमंत्री के, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसद सचिव जो होता है वो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का भाग होते हैं। इनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया। कितनी? 75। आर्टिकल 75 के उपबंधों में इसका वर्णन किया गया है। तो मंत्रिमंडल का सचिव, मंत्रिपरिषद का सचिव, दोनों एक बात है। ठीक, ये चौथे क्रम में होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री कहिए, मंत्रिमंडल सचिव कहिए या संसदीय सचिव कहिए, प्रधानमंत्री के जो मंत्रिमंडल का ही भाग होता है। ठीक, लिख लीजिएगा, ये सारे की पॉइंट लिख लीजिएगा। मेरा प्रश्न एक कराने का उद्देश्य नहीं होता, हम ये चाहते हैं उससे जुड़े हर एक तथ्य आपको लिखवाएं जो लिखने योग्य है, ताकि परीक्षा में आप बेहतर परिणाम करके आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न में। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? जवाब दीजिएगा। आपके पास प्रश्नों की सीरीज जो मैं लेकर एकदम यूनिक प्रश्नों की सीरीज है, फर्क आपके ऊपर पड़ता है इस यूनिकता को कितना बेहतर तरीके से साथ कर पाते हैं। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है? एकदम आराम आराम से बोलूंगा, सबकी बड़ी कंप्लेन आदि सारा बहुत तेजी से पढ़ाते हैं। तो आप वीडियो में जुड़े हैं तो अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने का आपके पैसे नहीं कटेंगे और ना मुझे मिल भी जाएगा। फर्क कितना होता है, कोई देखने में अच्छा लगता है, वीडियो में इतने लाइक हुए हैं, इतने लोगों ने शेयर किया है, इतने कमेंट हुए हैं, तो बस यही होता है फर्क, और उससे कोई लाभ नहीं होता। आप लाइक करें ना करें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो केवल ऑनलाइन करने के लिए लाइव आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इस प्रश्न को देखें तो जो भारत के महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार। भारत का जो महान्यायवादी होता है इसे संसद के किसी भी सदन में बोलने का, उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। किंतु परंतु के साथ वह उस संसद के सदन में अपना मतदान नहीं कर सकता, वो वोटिंग नहीं कर सकता, वो मतदान में भाग नहीं ले सकता। ठीक, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। यहां से कोई टॉपिक महत्वपूर्ण नहीं थी जो मैंने समझा दिया। आगे आते हैं। यहां पे प्रश्न है कि 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी थी? बताइए 2004 में जो लोकसभा चुनी गई वो कौन सी लोकसभा थी? इससे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य को लिखवाऊंगा। 2004 में जो लोकसभा चुनी गई वो कौन सी थी? तो लिख लीजिएगा, पहले आप लोग कलम उठाइएगा, लिखिएगा।
जो लोकसभा 2004 से लेकर, लिखिएगा 2004 से लेकर 2009 तक चली, जो लोकसभा 2004 से लेकर 9 तक चली वो 14वीं लोकसभा थी। लिखिएगा, कलम उठाइएगा, लिखते चलिएगा। 2004 से लेकर 2009 तक चलने वाली जो लोकसभा थी वो कौन थी? 14वीं लोकसभा। और फिर 2009 से लेकर 14 तक चलने वाली 15वीं लोकसभा थी। कौन सी थी? 15वीं। फिर 2014 से लेकर 2019 तक चलने वाली 16वीं लोकसभा थी। कौन सी थी? 16वीं। वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा चल रही है? 14 से लेकर 19 तक में चलने वाली 16वीं लोकसभा थी। अगर मैं पूछूं वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो अब 2019 से 2024, 2019 से लेकर 2024 में 17वीं लोकसभा चल रही है। यह बहुत ही यूनिक प्रश्न है, यह आए दिन परीक्षाओं में पूछता है। पिछली बार सुपर टेट के अपर प्राइमरी में पूछा था, इसलिए इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। दोबारा मैं बता रहा हूं, 4 से 9 14वीं, 9 से 14 15वीं, 14 से 19 16वीं और 19 से 24 17वीं। अगर यह पूछा कि वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो 17वीं चल रही है। इसका कार्यकाल कब से कब है? 2019 से लेकर 2024 तक, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो आप वीडियो को जुड़िएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, कंटेंट बेहतर लग रहा है तब ठीक। राइटिंग मेरी थोड़ी गड़बड़ है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन आप लिखते चलिएगा। मैं जब बोलता हूं तो लिखते चलेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगा। जितना हमारा ज्ञान है उसका संकलन आप कर लीजिए। भारत का योजना आयोग क्या है? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। एक संवैधानिक निकाय है, एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय है, एक सांविधिक निकाय है, एक असंवैधानिक निकाय है। क्या होगा? अभी कुछ देर पहले हमने इससे जुड़ा हुआ प्रश्न हल किया था, तो बात स्पष्ट है कि योजना आयोग, हमने वहां कहा था, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं किया गया। 1950 में बिना किसी विधि बनाए मंत्रिमंडल की एक संकल्पना के माध्यम से इसे पारित करके योजना आयोग की नींव रख दी गई थी, जो आगे चलकर 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। एक प्रश्न और बनता है कि नीति आयोग का प्रधान कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग और नीति आयोग का अध्यक्ष सदैव प्रधानमंत्री होता है। तो यहां पे यह एक असंवैधानिक निकाय है। कौन सा निकाय है? एक असंवैधानिक निकाय है। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष वही होगा जो योजना आयोग होता था। तो कौन होता था और कौन होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको समझ में आए तो ठीक है, कोई दिक्कत रहेगी आप हमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हम आपको जब पढ़ाएंगे तो व्याख्या के साथ पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं वीडियो बहुत लंबी होती है, मैं उनके लिए नहीं पढ़ाता। मैं उनके लिए पढ़ाता हूं जो सिलेक्शन चाहते हैं, मैं उनके लिए पढ़ाता हूं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहां पे आपको बता दूंगा समय कब कब मैं लाइव होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? प्रश्न में नहीं जहां जाए वहां पे आप रुक जा करिए ध्यान से। मैं पढ़ाते समय बातें नहीं करता, आपको ही पता है। ऑनलाइन क्लास से जुड़ने के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप करिएगा। यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप सभी लोग टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करें दुर्गेश सर। इसकी पीडीएफ हम 1-2 दिन के अंदर सभी उपलब्ध करा देंगे। और दुर्गेश सर सर्च करके आप ई-लर्निंग दुर्गेश सर जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ एक काम आप और करिएगा कि इसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी जुड़िएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रशासन पर विधायी नियंत्रण साधन नहीं है? तो आइए इसके बारे में देखते हैं।
सदन का विघटन, सदन की जो कार्यकाल है उसकी समाप्ति कर देता है, जिसके कारण एक नई लोकसभा का निर्वाचन होना आवश्यक हो जाता है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सी बातें प्रशासन पर विधायी नियंत्रण एक साधन नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताइए? ये सदन का विघटन यही नहीं है, प्रश्नकाल है, संकल्प है, अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन विधायी नियंत्रण सदन का विघटन नहीं है। मतलब सदन का विघटन होना, खत्म होना, टूटना, कार्यकाल पूरा हो जाना, नई लोकसभा का निर्माण होने के लिए निर्वाचन होना आवश्यक हो जाता है। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बात ने प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का एक साधन नहीं है? ये सदन विघटन माने लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए, बीच में लोकसभा भंग हो जाए, इन यथा स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका विकल्प ए होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब है लोकसभा के चुनाव में पात्र होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए? तो देखिए, किसी भी भारत के निर्वाचन में हिस्सा लेने के लिए कुछ बातें कॉमन है। पहला, वह भारत का नागरिक हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर हो। यदि किसी लाभ के पद पर हो तो जिस दिन शपथ ग्रहण करे उससे उस पद को छोड़ दे। तीसरी बात, वह किसी न्यायालय द्वारा दंडित ना हो। तीसरा, अगला मतलब, वह संसद द्वारा बनाए गए विधियों का पालन करता। तो जो लोकसभा का कार्यकाल होगा, चुनाव लड़ने का जो न्यूनतम उम्र सीमा होगी, वही विधानसभा की भी होगी। तो 25 वर्ष है। कितना है? 25 वर्ष है। एक प्रश्न यहां से बनेगा, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु विधान परिषद की 30 वर्ष, पंचायती राज व्यवस्था का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, मतदाता बनने के लिए भारत का 18 वर्ष। तो यहां से अगर प्रश्न पूछा जाए, जो मैं प्रश्न बना के पूछ रहा हूं, उसमें नहीं दिया गया है कि भारत के प्रधानमंत्री का, हाँ, प्रेसिडेंट का 35 साल, राज्यपाल का, गवर्नर का 35 साल, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु में से क्या होगी? कमेंट करिएगा। विकल्प यही है। प्रश्न केवल मैंने बदल दिया है। प्रश्न मैंने आपसे केवल इतना पूछा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए तो बताइए, जो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगी? तो याद रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री बनता है वो लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होगी, या मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष होगी। लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जो प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा, यह परीक्षा में कई बार पूछा गया आयोग के, और कई बार विवाद से घिरे में आया। विवाद इसलिए हुआ, अगर वह विधान परिषद का, सॉरी, यह राज्यसभा का सदस्य है तब तो 30 वर्ष। लेकिन यहाँ पे यह नहीं पूछा जा रहा, केवल यह पूछा जा रहा यदि किसी भी इंसान को प्रधानमंत्री बनना हो तो न्यूनतम उम्र सीमा क्या होगी? तो इसका मतलब वो लोकसभा का या राज्यसभा का किसी का भी सदस्य हो, तो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, तो उसके लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। इस प्रकार यहाँ पे कई भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न मामला न्यायालय के अधीन गया है कि 25 या 30 वर्ष। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 25 वर्ष ही होगा। ठीक है, 30 वर्ष क्यों नहीं होगा मैंने बता दिया। मैं वहां से एक प्रश्न और पूछ सकता था, अगर देश का वित्त मंत्री राज्यसभा का सदस्य हो तो बजट किस सदन में पेश करेगा, लोकसभा में या राज्यसभा में? तब तक ये जवाब दीजिएगा, प्राक्कलन समिति के सदस्य जवाब दीजिएगा। क्या होगा इसमें से चारों विकल्प में से? प्राक्कलन समिति के सदस्य, यहां पे क्वेश्चन मार्क। केवल लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, केवल राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा सदस्य दोनों चुने जाते हैं, लोकसभा इस अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। बताइए क्या होगा? देखिए, प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। मैंने पढ़ाया इसको। इस समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। माने इसमें जो प्राक्कलन समिति होगी, इसमें टोटल जो सदस्यों की संख्या होगी वो मेंबर होंगे, और टोटल 30 मेंबर।
कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता यदि निर्वाचन के पश्चात कोई सदस्य मंत्री नियुक्त हो जाता है, वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा। ध्यान सुनिएगा, कोई मंत्री जो समिति होती है, प्राक्कलन समिति होती है, इसका सदस्य नहीं हो सकता यदि, लिख लीजिएगा, यदि निर्वाचन के पश्चात कोई सदस्य मंत्री नियुक्त हो जाता है तो वह समिति का सदस्य नहीं रह जाता। माने इसका मतलब कि इसमें बनने के लिए उसे मंत्री नहीं होना चाहिए, नहीं, दोहरा लाभ का पद हो जाएगा। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले केजरीवाल के विधायकों का ऐसा आरोप लगा था कि लाभ का पद, भी मैं बताऊंगा, बातें करूंगा जब हम लोग फेड क्लास में इसकी अध्ययन करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि लाभ का पद का मतलब क्या था, व्हाट डू यू मीन, लाभ का पद क्या है। तो उस समय हम सभी चर्चा करेंगे, इनका कार्य क्या होता है, ये किस काम में आते हैं, तो कुछ वहां के लिए भी बचा के रखिए पढ़ने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है? मजेदार प्रश्न है, वाह वाह क्या प्रश्न है। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसका चुनाव कैसे किया जाता है? बताइए, जवाब दीजिएगा, बहुत ही यूनिक प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। देखिए, लोकसभा का जो सभापति होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, वह लोकसभा में पहली बैठक के पश्चात अपने दोनों जो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। यह कौन चुनती है? ये लोकसभा चुनती है, अपने में से ही दो को चुनती है, खासकर उम्र को वरीयता दी जाती है। तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही इनका चुनाव किया जाता है। लेकिन यहां से एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है, वो प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलवाता है? तो लिख लीजिएगा, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष से, कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है, ठीक, तो लोकसभा का जो सदस्य होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, उसे कोई शपथ नहीं दिलाता। क्यों? क्योंकि जिस समय वह लोकसभा का सदस्य बनता है उस समय वो पहले ही शपथ ले चुका होता है, इसलिए वह दोबारा शपथ ग्रहण नहीं करता। एक बात। दूसरी बात, एक प्रश्न आ रहा है कि अभी सर आपको पढ़ाना चाहिए था, प्रैक्टिस सेट नहीं कराना चाहिए था। तो पेड क्लास में क्लासेस सुबह 9 बजे से, कल से 8 बजे से शाम के 6 बजे से लगातार क्लास चलती है। तो क्लास लगातार चल रही है, क्लास सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, लेकिन शाम के टाइम प्रैक्टिस सेट की सीरीज को व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखें, क्लासेस रेगुलर चल रही है। कल से तो और क्लासेस चलेंगी। यहां पे एक प्रश्न आपके सामने आया है, किसी विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावना को जन महत्व का अविलंबन मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? आइए इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, आइए इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम बातें करते हैं और बाद में फिर हम लोग, इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, वहां पे ज्योग्राफी के 3 टॉपिक हमने खत्म कर दिए। स्थगन प्रस्ताव क्या है पहले लिखिएगा कि स्थगन प्रस्ताव क्या है, लिख लीजिएगा, आप लोग हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा स्थगन प्रस्ताव। इसमें जो नियम है 56 के अनुसार, अविलंबी लोक महत्व का ऐसा मामला जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और जिनके संबंध में उचित सूचना देकर कोई प्रस्ताव या संकल्प पेश करने से बहुत देर हो सकती है, यदि अध्यक्ष उस पर सहमत हो जाए तो नियमित जो कार्य होते हैं, लोकसभा के जो रोज के कार्य होते हैं, उसको रोककर
संसद के रोज के काम को रोककर स्थगन प्रस्ताव द्वारा उस सदन के समक्ष लाया जा सकता है। बात को समझिएगा, स्थगन प्रस्ताव के द्वारा उसके बाद सदन में लाया जा सकता है। उसके लिए पहला, मामला निश्चित स्वरूप का हो। दूसरा, उसका आधार तथ्यात्मक हो। तीसरा, मामला अविलंबनीय हो। चौथा, लोक महत्व का हो। इस प्रकार स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए सदस्य अपेक्षित है कि वह 10 बजे प्रातः ऐसे प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष को संबंधित मंत्री या महासचिव को दो। ये लिख लीजिएगा, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए सदस्य से अपेक्षित है कि जो सदस्य है उससे ये अपेक्षा की जाती है वह 10 बजे प्रातः, लिख लीजिएगा 10 बजे प्रातः ऐसे प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष को या जो मामला है उससे संबंधित मंत्री को या उसके महासचिव को देगा। ठीक, आगे बढ़े। आप बताइए, कोई समस्या, कोई दिक्कत? वीडियो को सभी साथियों को शेयर करें। अगर आपको लग रहा है ठीक चल रहा है, वैसे कोई बात नहीं, आपकी इच्छा। इसका जवाब क्या होगा? 45 का स्थगन प्रस्ताव, उसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। इसका उत्तर क्या होगा? स्थगन प्रस्ताव। अब विश्वास कटौती से बाद में बातें करेंगे। विश्वास सरकार गिराने के लिए होता है, कटौती का मामला क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग जब क्लास पढ़ेंगे वहां कर लेंगे। कि आज हमारी तबीयत काफी सही नहीं है और मजबूरी है कि आपको पढ़ाने का शेड्यूल जो है वो एक वीडियो हर हाल में आना चाहिए, चाहे स्थिति कुछ भी हो जाए। यहां पे है, भारत में किसी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। किसके? संसद के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, उच्चतम न्यायालय के। जवाब दीजिएगा, इसका क्या होगा? भारत में किसी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं कर सकता। आपको भी प्रश्न का जवाब पता होना चाहिए कि भारत में वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो जान लीजिएगा, संसद। अगर संसद वेतन भत्ते का निर्धारण करती है तो निधि के खर्च करने हेतु संसद की अनुमति आवश्यक होती है, जो कि विनियोग अधिनियम के माध्यम से ली जा सकती है। अच्छा, किसी ने पूछा है कि वर्तमान स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अगर आपको पता कमेंट करके जवाब दीजिए। किसी का प्रश्न आपके कमेंट में अगर आ जाया करे तो आप उसका जवाब दे दिया करिए कि वर्तमान समय में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। ठीक, ओम बिरला है, लिख लीजिएगा। आप लोग जवाब दे दिया करिए उनका भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब है, अच्छा ये तो छोटा करना होगा अभी। बड़ा प्रश्न है ये तो, अभी भी नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, देख लेंगे आप। जब लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? यह क्या प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। मतलब जब कोई चुनाव लड़ता है, चाहे वो लोकसभा का अथवा विधानसभा का, तो कहते हैं जमानत जब्त हो गई। तो जमानत कब जब्त होती, बताइए? बताइए। जब वो चुनाव जीतने में असफल हो जाता है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। जब वह कुल मतदान के बटे 4 मत नहीं कर पाता, जब वह कुल मतदान के बटे 5 मत प्राप्त नहीं कर पाता, या जब वह कुल मतदान का 1/6 नहीं प्राप्त कर पाता। यही सही है।
जब वो कुल पड़े वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त कर पाता तब उसकी जमानत जब्त हो जाती है। माने लोकसभा या विधानसभा के किसी चुनाव में अगर कोई प्रत्याशी है तो उसकी जो जमानत राशि तब जब्त कर ली जाती है जब वो कुल पड़े वैध मतों का 1/6 मत नहीं प्राप्त कर पाता। यह अधिकार केवल निर्वाचन आयोग को प्राप्त है, इलेक्शन कमीशन के पास। किसके पास? इलेक्शन कमीशन के पास। अगला है आपके सामने प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का पद का कार्यकाल कितने दिनों तक का होता है? तो जवाब दीजिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है? आप कमेंट करिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा जी। और कल से भी क्लासेस जो चलती हैं आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा, जहां पे इसकी पीडीएफ या अन्य चीजें आपको मिलती रहेंगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, जुड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ। तो यहां पे क्या होगा, जवाब दीजिएगा क्या होगा जी। आप लोग के जवाब सही आ रहे हैं कि 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। इसमें से जो पहले माने संविधान की भाग 14 लिखिएगा, संविधान की भाग 14 माने संविधान की अगर भाग की बात करें तो भाग 14 लिख लीजिएगा। संविधान की भाग 14 अध्याय 2 में अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आर्टिकल्स 315 के अंतर्गत या 315 में राज्य संघ माने संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के स्वायत्त निकाय के गठन का उपबंध या प्रावधान किया गया, जहां पे कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होगी। तथा उनका कार्यकाल या तो 65 वर्ष का होगा या 6 वर्ष जो पहले हो, जो पहले आए उसी के आधार पर होगा। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग को यूपीएससी कहते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें कुछ स्क्रीनशॉट करना चाहे कर सकते हैं, नहीं चाहते कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन इस वीडियो को अपने सभी साथी ग्रुपों में शेयर करना ना भूलिएगा। अगला है, कौन सा आयोग संवैधानिक बंदों द्वारा स्थापित नहीं है? अभी यह प्रश्न आ चुका है। बताइए, कौन सा आयोग संवैधानिक बंदों द्वारा स्थापित नहीं है? तो कई बार हमने बताया योजना आयोग यह संवैधानिक बंद नहीं है, यह संवैधानिक संस्था है किंतु गैर संवैधानिक असंवैधानिक संस्था नहीं है। योजना मंत्रालय के अंतर्गत योजना आयोग आता है। 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। भारत में योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्वरूप द्वारा की गई। यह योजना विभाग, साधारण विभाग, अन्य संस्था कार्यक्रमों का मूल्यांकन, संगठन, प्रशासन में आदि में कार्य करती है जी। योजना आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश में उपलब्ध एवं मानवीय साधनों का अनुमान लगाना। इनका प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है बताइएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन को शामिल किया गया है। जवाब दीजिएगा, ये आपका अंतिम प्रश्न है। इसी के साथ ये आपके 25 प्रश्नों की बताइए
आराम से बताइएगा। बताइए। और इसकी वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करेगा, टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। इसकी पीडीएफ अगर हम टेलीग्राम पे दे पाएंगे, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर विनाश पेज दिए, लिंक में जाकर जुड़िएगा। और फेसबुक पेज है इलेनी विद दुर्गेश, स्वयं उस पे जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को इनवाइट करिएगा। ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करिएगा। और साथ ही साथ सभी क्लासेज ऑनलाइन, सभी नोट्स उपलब्ध है। जब भी ज्वाइन करेंगे आपको पूरी क्लास पहले की भी मिलेगी और आगामी सभी क्लासेज मिलेंगी और क्लासेज लगातार चल रही। देखिए, हमारे संविधान के अंतर्गत, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजन समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। कहां? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत आती है। संविधान की 7वीं सूची के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 3 अनुसूचियों का वर्णन किया गया, 3 सूचियों का वर्णन किया गया। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों सरकारों को कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार, संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों विधि बना सकते हैं, दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी यथास्थिति में दोनों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, टकराव उत्पन्न होता है, उस स्थिति में, उस दशा में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को वरीयता और प्राथमिकता दिया। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, व्यापार संघ आदि समवर्ती सूची का विषय है। हम यहां से प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे और उम्मीद करेंगे आप उसका जवाब भी देंगे। प्रश्न यह है हमारा कि शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची? अच्छा, आंसर की इसलिए नहीं देते कि हम उसकी व्याख्या कर देते हैं, और यही प्रश्न हम आपको देंगे तो क्या आंसर कुंजी बनाए, आप उसे विधिवत व्याख्या पढ़िए। इसीलिए उत्तर कुंजी हम टेलीग्राम उपलब्ध नहीं कराते, हम उसे खुद ही पहले इतना विस्तृत व्याख्या कर देते हैं, आप उत्तर कुंजी की जरूरत ही ना पड़े। और ये ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास दोनों उपलब्ध है। अगर आपको लगता है इलेनी विद दुर्गेश आपके लिए बेहतर, तो मोस्ट वेलकम। अगर आप बाद में क्लास में आए तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, लास्ट तक। और वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, इसको भी कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। यह जवाब कमेंट करके दीजिएगा। और एक छोटा सा प्रश्न हमने पूछा है, शिक्षा किस विषय के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची? कमेंट करके आराम से जवाब दीजिएगा। और किसी प्रकार की ऐसे प्रश्न ना पूछिएगा जो बिना वजह के पकाऊ प्रश्न हो। कोई लोग कब से लगातार ये पूछ रहे हैं कि प्रेसिडेंट का सैलरी कितना है। तो आप लोग ऐसे छोटे प्रश्न पूछकर खुद न उलझा करिए, दूसरों को मत उलझाया करिए। आप गूगल कर लीजिए करिए, हमसे तथ्यात्मक प्रश्न पूछा करिए, जिसको गूगल पे खोजने समझ में ना आए। ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो हमें भी बताने में मजा आएगा और आपको समझने में भी। इस वीडियो को प्रारंभ से देखिएगा जो बाद में आए हैं। एक दिन में 25 प्रश्नों की सीरीज हम आपको कराते हैं, जहां पे हम व्याख्यात्मक हल प्रस्तुत करते हैं, जाकि आपको समस्या ना हो, दिक्कत ना हो और आप अपना बेहतर कर सके। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों को अगर बेहतर लगे तो शेयर करना छोड़ दीजिएगा। कल की टाइम शेड्यूल पेड क्लास जो है, जो जुड़े हैं मेंबर वो जान ले, कल से पेड क्लास 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 8:15 से। क्योंकि कल से एक जीएस सब्जेक्ट और बढ़ जाएगी, क्योंकि साइंस के 2 चलेंगे, बायो भी चलेगी, साथ में फिजिक्स भी चलेगी। क्योंकि बहुत समस्या ये है क्योंकि सिलेक्शन आपका सामान्य अध्ययन से होना है, इसलिए सामान्य अध्ययन क्लासेस कल से और ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए जो पेड क्लास के मेंबर हैं, कल की सुबह की जो मॉर्निंग क्लास होगी वो और पहले से होगी, ताकि और आप बेहतर कर सके। इसलिए साइंस की 2 क्लासेस, जीएस की 2 क्लासेस और बढ़ाने की संभावना है हमारी, क्योंकि हम ये चाहते हैं सुबह 8 से लेके रात के 12 बजे तक आपको हम इतना इंगेज कर दें कि सफलता के कदमों तक आए। हम आपको 2-4 वीडियो नहीं देंगे, अब एक दिन में पूरे दिन की शेड्यूल ही आपको रहती है। पढ़ते जाइए, कितना पढ़ेंगे आप।
खाने तक का फुर्सत नहीं देंगे, खाने तक की मोहलत आपको नहीं देंगे, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, चयन कराना, आपको अंतिम रूप से नियुक्ति पत्र दिलाना और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना। जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे हम ही चाहेंगे आप भी मेहनत करें। कल की क्लास के टाइम थोड़ा सा पहले इंग्लिश इसलिए नहीं चल पा रही क्योंकि संस्कृत और हिंदी दोनों लैंग्वेज एक साथ चल रही है, और एक चैनल जो है जिसपे आपकी क्लासेस चलती हैं वो इंगेज रहता है पूरा दिन, आपको पता है, लगातार क्लासेस, एक क्लास खत्म हुई 10 मिनट बाद अगली क्लास, फिर 10 मिनट बाद अगली क्लास, तो पूरा दिन चैनल इंगेज रहता है। इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि लैंग्वेज तीनों साथ नहीं चलता, जो दो लैंग्वेज चल रही है आपकी, हिंदी चल रही है, संस्कृत चल रही है, एक कोई खत्म हुआ कोई आधा और तीसरी लैंग्वेज लगाया जाए, क्योंकि चैनल को भी खाली चाहिए, क्योंकि 8 बजे क्लासेस शुरू होती हैं और आपको पता पूरे रात तक क्लासेस चल रही है, बीच में कुछ देर की दिक्कत आ रही है। हाँ जी जी, तो कारण ये है, इसीलिए अब फर्जी की खबरों से दूर रहा करिए। चलिए, आपकी इच्छा है कि आपको सफलता कैसे होने है, और खाना भी है और सफल भी होना है, तो जरूरी नहीं है कि जितने लोग आवेदन करें वो भी अंतिम रूप से चयनित हो, उसमें से भी कुछ लोग होने चाहिए। करंट अफेयर क्लास हमने शुरू किया, नेटवर्क साथ नहीं थे इसलिए नहीं चल पाई, इसलिए मजबूरन में यहाँ दोबारा लाइव हुए, तो मैं जीएस की सीरीज लेकर आया। करंट अफेयर क्लास में शुरू की थी, आप वीडियो जाके देख लीजिएगा, लेकिन दुर्भाग्य नेटवर्क साथ नहीं दिया, उसके लिए माफी चाहते हैं हम। कोई लोग एक साथ कई क्लास लगा रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम एक साथ लोगों को बर्डन नहीं करेंगे। अगर 8 घंटे का क्लास है तो एक इंसान एक साथ 2 क्लास कैसे पढ़ेगा? हमें पढ़ने वाले को देखना है, पढ़ाने वालों को नहीं। ठीक, पढ़ने वाला कैसे पढ़ेगा, ठीक है, सामने वाला कैसे पढ़ेगा? संस्कृत भी चल रही, हिंदी चल रही, दोनों पढ़ना है, उसे कैसे पढ़ेगा? संस्कृत पढ़ेगा तो हिंदी पढ़ेगा, मनोविज्ञान चल रहा है, गणित चल रहा है, दोनों कैसे पढ़ेगा? गणित चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, दोनों कैसे पढ़ेगा? जीएस में दोनों चल रहे हैं, मेरी संविधान भी चल रही है, मेरा भूगोल भी चल रहा है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, उधर इतिहास भी चल रही है, साइंस भी चल रहा है, दोनों कैसे पढ़ेगा? पढ़ेगा एक ही ना। ठीक, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, और कल की क्लास के लिए तैयार रहिएगा। और एक बार ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कह रहे सर क्लास तेजी चल रही है तो मैं रिविजन होगा, आप परेशान नहीं होगा कि अब तेजी हम लोग क्या सिलेबस खत्म किया जा रहा है। ठीक, तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि हमारे लिए ये भी है कि हम क्लास को जल्दी खत्म करने का उद्देश्य है, हम आपको एक बार दोबारा क्लास दे दे, ताकि जब तिबारा मैराथन दे तो आपको दिक्कत ना आए, इसीलिए हम तेजी से पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे सर कहा आप लोग इतनी तेजी से पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स भी लग गया है और बायो इतनी तेजी चल रहा है और जियोग्राफिक सेक्शन इतनी तेजी खत्म हो रहे हैं। इसका यही कारण है कि जल्दी खत्म हो रहेंगे, दोबारा और बार पढ़ा दें और तिबारा रिविजन भी करा दें, क्योंकि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिल रही। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। कोई कमी हो तो बताइएगा। जौनपुर जनपद में अरे अभी नहीं हुई जी, शादी हो रही है, अभी दूर की बात है, इतनी जल्दी नहीं है, अभी जिंदगी बहुत कुछ करना है। ठीक है, देखते हैं, अगर फिर समय मिलता है दोबारा हम आपके लिए लाइव आते हैं। तब तक के लिए इंतजार करिएगा, कोई सूचना होगी टेलीग्राम पे हम उपलब्ध कराएंगे। क्लासेस स्टार्ट है, पेड क्लास के लिए मोस्ट वेलकम आपका। जी जी, सभी भाषा पढ़नी पड़ेगी, तीनों, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी तीनों, सुपर टेट के लिए। चलिए कोई बात नहीं, कहीं से भी हो, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद अगली क्लास हम लेकर दोबारा आ रहे हैं। टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, उसकी लिंक हम टेलीग्राम पे उपलब्ध कराएंगे। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़ेगा ई-लर्निंग पे दुर्गेश के साथ। अच्छा, कोई फ्री में पढ़ाना चाहता है, मोस्ट वेलकम आपका फ्री में, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत समस्या है कि अगर आप कोई फ्री में पढ़ाना चाहता है, फ्री में कोई काम करना चाहता है तो उसका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा सा काम नोट्स का नहीं लिखा पा रहा है। अगर कोई फ्री में काम करना चाहता हो तो ई-लर्निंग दुर्गेश में उसका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मेरा जितने हैं बिना पैसे कोई काम ही नहीं कर रहा है यहाँ। अगर कोई ऐसा हो जो फ्री में काम करना चाहता हो तो 12 घंटे एक दिन का हम लेंगे, वो आ सकते हैं। ठीक, तो आपका मोस्ट वेलकम। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो फ्री में काम करना चाहता हो तो उसका मोस्ट वेलकम, क्योंकि मेरा नोट्स लिखा जाने बहुत समस्या हो रही है। अगर ऐसा कोई हो, ठीक है, तो चलिए जुड़े रहिएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश साहब। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, हर एक जगह हम आपके साथ है। बेस्ट दीजिएगा, हम भी आपके साथ देंगे बेस्ट। जल्दी आ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद तुरंत हम लाइव होते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।